अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एकेडमिक एसे राइटिंग फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के। अच्छा, मैं इस तरह करूँगा कि एकेडमिक एसे राइटिंग में चूँकि इसमें 26 पेजेस हैं और ये बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाएगा, तो इसमें मैं पार्ट बाय पार्ट इस पे वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और हर एक पार्ट को फिर मैं उसको नंबर दूंगा। वो आप लोग इंडिविजुअली उसको मतलब सुनेंगे और उसको वॉच करेंगे, तो इस तरह आप लोगों को समझ आ जाएगा। और एपीए स्टाइल पे मैं अलग आप लोगों को एक वीडियो पे रिकॉर्ड करूँगा, तो वो मैं आपको फिर एक्सप्लेन करूँगा। ओके। अच्छा, व्हाट इज़ एकेडमिक राइटिंग या academic essay? Academic writing essay is defined as the creation of new knowledge and or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concepts, methodologies and understandings. This could include synthesis and analysis of previous research to the extent that it leads to new and creative outcomes. अच्छा, academic writing या academic essay, basically this is to add something to the existing stock of knowledge. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग अपनी तरफ से मौजूदा जो दुनिया में जितना भी नॉलेज अवेलेबल है उसके साथ आप लोग अपनी तरफ से कोई चीज़ का इजाफा करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर रिसर्च इन प्रॉपर मेथडोलॉजी, जिसमें आप लोग प्रॉपर उसमें से सिस्टमेटिक ऑर्डर अप्लाई करेंगे एग्जिस्टिंग नॉलेज को या उसको फर्दर आप लोग इन्हांस करते हैं। इसमें आप लोग क्रिएटिव वे, क्रिएटिव थिंकिंग, जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट्स, मेथडोलॉजीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग्स आप लोग इसमें से यूज़ करते हैं और उसको डेवलप करते हैं। अच्छा, क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज, इसमें आप लोग न्यू नॉलेज को भी लाजमी बातें क्रिएट करते हैं, क्योंकि आप लोग रिसर्च करते हैं, आप लोग मुख्तलिफ अपना एक टॉपिक टाइटल बनाते हैं और उसको फिर जस्टिफाई करने के लिए आप लोग वेराइटीज़ ऑफ लिटरेचर रिव्यूज़ करते हैं, फर्दर एरियाज़ आप लोग देखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑथर्स, बुक्स, ऑनलाइन आप चीज़ों को आप लोग गूगल करते हैं। सो इसी तरीके से आप लोग अपने नॉलेज एबिलिटी को इतना ज़्यादा इन्हांस करते हैं कि आप फिर उसको आके प्रॉपर तरीके से अपने एकेडमिक एसे में पुट करते हैं एंड यू प्रोड्यूस समथिंग न्यू टू एड समथिंग न्यू टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज। दिस इज़ कॉल्ड एकेडमिक एसे। अच्छा, इसके फिर अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, इसका अपना एक ऑर्डर है, इसके अपने एक फॉर्मेट हैं, वो सब हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसमें से डिस्कस करते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। इसमें आप लोगों ने इसको फॉलो करना है कि हमने कौन कौन से चैप्टर्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और कौन से चैप्टर फर्स्ट आते हैं, कौन सा सेकंड आता है, कौन से थर्ड आते हैं, कौन से फाइनल और द लास्ट वन. The most important methodological choice researchers make is based on the distinction between qualitative and quantitative data. As mentioned previously, qualitative data takes the form of descriptions based on language or images, while quantitative data takes the form of numbers. अच्छा, इसमें दो किस्म के हमारे साथ रिसर्चेस होते हैं जो कि इट डिपेंड्स अपॉन द रिसर्चर्स चॉइस whether he she goes for the qualitative data or goes for the quantitative data. अच्छा, क्वालिटेटिव डेटा ये हमारे साथ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, इसमें इमेजेस, लैंग्वेज की ज़्यादा मतलब डिस्क्रिप्शन इसमें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब ये आप लोग डिस्क्राइब करते हैं, आप जो भी डेटा आपने इकट्ठा किया है उसको आप लोग एक्सप्लेन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। इसमें आप लोग चार्ट्स, इमेजेस वगैरह और पैराग्राफ्स और ये फर्दर पेजेस एंड पेजेस, पैसेजेस एंड पैसेजेस आप उसको जस्टिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ योर नॉलेज इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अच्छा, क्वांटिटेटिव डेटा में ये होता है कि इसमें आप लोग नंबर्स, न्यूमेरिकल्स, चार्ट्स, डायग्राम, मतलब फैक्ट्स एंड फिगर्स आप उसको इसमें क्वांटिटी के हिसाब से आप लोग इसको डिस्कस करते हैं, इसको जाहिर करते हैं। ज़्यादातर उसमें क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मैथमेटिकल क्वांटिटी और बाकी रेशो के हिसाब से आप उसको परसेंटेज के हिसाब से उसको क्लियर करते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली डिफरेंसेस बिटवीन क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। कुछ रिसर्चेस ऐसे भी होते हैं एकेडमिक टॉपिक्स में कि वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा। सो क्वांटिटेटिव में आप लोग फिर वहाँ पर क्वांटिटी के हिसाब से उसको परसेंटेज को या रेशो को या उसको चार्ट्स एंड डायग्राम्स को मेंशन करते हैं, और फर्दर आप लोग क्वालिटेटिव में उसके साथ साथ नीचे फिर पैराग्राफ्स में आप उसको एक्सप्लेन करते हैं कि ये मैंने इस पर ये काम किया, इसका नतीजा, इसका रिज़ल्ट ये निकला, ये डेटा मेरे साथ इस तरह आ गया और ये इस तरह इसी वजह से आ गया, इसके रिजल्ट्स ये इसी वजह से आ गए, बिकॉज these were the reasons, these were for example the things with us and this was the data due to which we got all these results and this quantity from your data analysis. Okay, तो ये दोनों होता है। The most important characteristic of an academic or scholarly article is that it has to pass an academic
quality assessment before it can be published in an academic journal. अच्छा, सबसे पहले इसके कुछ क्राइटेरिया यही है एकेडमिक आर्टिकल, स्कॉलरली आर्टिकल के लिखने का, कि इसके कुछ रूल्स हैं और ये लाजिमी आपकी जो एकेडमिक क्वालिटी असेसमेंट है ये पब्लिश होने से पहले आप एकेडमिक जर्नल में वो लाजिम उस क्राइटेरिया को पास करेगी। इस तरह नहीं होगा कि आप अपनी मर्ज़ी में आपका जो भी आए आप जिस तरीके से लिखना चाहें, कोई भी फॉर्मेट आप लोग अप्लाई ना करें, कोई भी मतलब मेथडोलॉजी, प्रॉपर ऑर्डर, प्रॉपर मतलब लैंग्वेज, proper a professional setup and proper like routine or method of conducting researches and articles आप लोगों ने वो अप्लाई नहीं किया है और आप लोग अपनी तरफ से कोई टूटा फूटा लंगड़ा लुंगड़ा अपनी चीज़ उठाया और आप कहते हैं कि इसको मैं पब्लिश करूँगा, they will not be acceptable. Before an article is accepted for publication, it has to be viewed by researchers working in the same field referees. अच्छा, आपके पब्लिश होने से आपका आर्टिकल सबसे पहले ये आपके जो रिकॉग्नाइज्ड रिसर्चर्स हैं जिसको रेफरीज भी कहा जाता है उसी फील्ड के, वो उसको रिव्यू करेंगे. दे विल लीड इट, दे विल लाइक प्रूव इट and they will review it whether it is publishable or not, whether it is correct and whether it is up to the mark or not. So if there are some problems in your researches or in your academic article, they will suggest you to amend or rectify these areas and then do make corrections in these areas and bring it to us. Then we will try and like we will approve it, and if that is already correct and that is accurate and up to the mark, they will allow you to publish it. Okay, so then you will find out a journal or area or site for yourself and you will send it to them. They will approve it and publish it for you. This control process is called peer reviewing and is designed to guarantee the academic standard of an article. This process is called peer reviewing और जिस ये इसका is designed to guarantee the academic standard of an article. और ये इसी वजह से ये peer reviewing या ये researchers review इसी वजह से बनाई गई है ताकि ये academic standard article का जो है उसको गारंटी करें कि उसको प्रॉपर अपने प्रोसेस से निकालें, उसको अप्रूव करें, उसको वेरीफाई करें कि वेदर इट इज़ लाइक एबल टू बी पब्लिश्ड और नॉट. ये क्राइटेरिया को पूरा करती है कि नहीं करती. अच्छा, इसके बाद ओरिजिनल आर्टिकल्स कंसिस्ट ऑफ स्टडी रिपोर्ट्स एंड डिस्क्राइब रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम रिसर्च फॉर द फर्स्ट टाइम. ओरिजिनल आर्टिकल में आपके साथ स्टडी रिपोर्ट्स होते हैं जो कि आपके रिजल्ट्स को जो आपने रिसर्च टाइम पे इकट्ठे किए हैं उसको डिस्कस या डिस्क्राइब करते हैं. रिव्यू आर्टिकल्स आर क्रिटिकल इवैल्यूएशंस ऑफ स्टडीज़ दैट हैव ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड. अच्छा, रिव्यू आर्टिकल्स में वो होते हैं जो कि आप उस आर्टिकल्स को क्रिटिकली इवैल्यूएट करते हैं या उसकी इवैल्यूएशंस होते हैं जो कि पहले से पब्लिश हुए होते हैं. Theoretical articles are reports in which the authors are trying to formulate new theories based on existing research. और इसमें theoretical articles में वो होते हैं जिसमें authors जो होते हैं वो reports में उस फार्मूलेस को डिज़ाइन करते हैं या उसको बनाते हैं जो कि ऑलरेडी जो मौजूदा नॉलेज हैं उस पर बेस्ड होते हैं, जो एग्जिस्टिंग रिसर्च में होते हैं उसको फर्दर तरीके से उसको फार्मूलेट करते हैं और बनाते हैं. अच्छा, रिसर्च आर्टिकल में सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है. तो एब्स्ट्रैक्ट असल में ज़्यादातर लोग आखिर में लिखते हैं क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट इज़ बेसिकली द समराइज्ड फॉर्म ऑफ योर होल रिसर्च. व्हाट हैव यू डन, हाउ हैव यू डन, व्हाट इज़ योर मेथडोलॉजी, व्हाट इज़ योर रिसर्च एरिया, which field, how have you investigated, how have you found out the data and what analysis have you done. ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट में आप लोग आखिर में लिखते हैं क्योंकि रिसर्च आप लोग पहले करेंगे तो आखिर में समरी बंदा लिखता है ना ये सारी चीज़ें. लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट पहले से लेके जाते हैं इट इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ योर रिसर्च कि आप लोग पहले से अपने एब्स्ट्रैक्ट को तैयार करें कि आपने कौन से एरिया पर क्या रिसर्च करना है, किस तरह करना है, कौन से मेथडोलॉजी आप लोग बनाएंगे. और इसके साथ साथ आप लोगों ने डेटा किस तरह कौन सा डेटा आप लोगों ने इकट्ठा करना है और कौन से आपके फाइंडिंग्स हैं. द मेन थिंग्स आर योर फाइंडिंग्स. सो एब्स्ट्रैक्ट इसमें डिस्कस करते हैं, फिर आगे इंट्रोडक्शन में अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा. ओके, अच्छा. So the abstract contains a short summary of the article as well as a description of the objective, method, result and conclusion of the study. Keywords or subject words which identify the contents of the article are also given in the abstract.
अच्छा, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि इसमें आप लोगों का ऑब्जेक्टिव होता है, मेथड होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, रिजल्ट्स, कंक्लूजन्स वगैरह होते हैं। इसके साथ साथ इसमें कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स जब आप लोग एब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं तो उसके नीचे आते हैं कि आप लोगों ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट आपके वर्ड्स हैं, आपका रिसर्च किन चीज़ों पर बेस्ड हैं, और इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ आप लोग डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहूँ कि मैं लिंग्विस्टिक्स में, सो मैं लिखूँगा लिंग्विस्टिक्स, कार्पस लिंग्विस्टिक्स, उसके बाद मैं लिखूँगा लेक्सिकल बंडल्स, और लेक्सिकल बंडल्स के साथ मैं लिखूँगा न्यूज़पेपर यानरा। तो ये मेरे कीवर्ड्स हो गए हैं। कामा कामा मैं इसके बीच में लगाऊंगा और मैं अपने कीवर्ड्स लिखूँगा मोटे मोटे। अच्छा, इंट्रोडक्शन, दिस इज़ अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैकग्राउंड टू द रिसर्च, सॉरी उससे पहले मेरे ख्याल में, विच आइडेंटिफाई द कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल आर आल्सो गिवन इन द एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, आपके आर्टिकल के जितने भी कंटेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह 1 2 3 4 5 इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लोग एक छोटे से 1 2 3 लाइन में लिखेंगे उसमें से कि आपने इसमें रिसर्च किस चीज़ पर बेस्ड है। अच्छा, इंट्रोडक्शन आता है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट के बाद इंट्रोडक्शन आता है। दिस इज़ अ जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैकग्राउंड टू द रिसर्च, the objective and research questions are presented together with the delimitations of the study। अच्छा, इंट्रोडक्शन इसके बाद एक जनरल डिस्क्रिप्शन ये होता है जो कि आपके रिसर्च को एक बैकग्राउंड देता है। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च क्वेश्चंस साथ ही इसके प्रेजेंट होते हैं टुगेदर विद द डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी, और इसके साथ साथ आप लोग फिर अगले इंट्रोडक्शन एरिया में अलग अलग पेजेस पर आप लोग डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडीज़ भी मेंशन करते हैं कि आप लोगों की स्टडी कहाँ तक लिमिटेड होगी। मतलब आप लोग जनरल कोई चीज़ों पर नहीं करें कि आप पूरे पाकिस्तान पर या पूरे दुनिया की किसी नॉलेज पर आप जनरलाइज स्टडी करें, बल्कि आप लोग अपने टॉपिक को, अपने एरिया को, अपने पॉपुलेशन को, अपने पूरे हर चीज़ को लिमिट करेंगे। आप किसी ख़ास जगह, किसी ख़ास पॉपुलेशन लोगों पर या कोई भी टॉपिक पर उसको महदूद करेंगे, हर एंगल को उसमें फिर आप लोग कवर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल डिजीज़ हो गई, डिजीज़ में हो गया फॉर एग्जांपल फीवर में फिर हो गया मलेरिया, फिर मलेरिया में हो गया कोई ख़ास, मतलब जिस तरह वो किसी वायरस या जर्म्स वगैरह जो भी बैक्टीरिया से वो बनती हैं, तो उस पर तो आप लोग बिल्कुल स्क्रूटनाइज कोई ख़ास टॉपिक पे आ जाएंगे, डीलिमिट करेंगे, फिर आप लोग उस पर रिसर्च करेंगे। सो रिसर्च इज़ बेसिकली कमिंग फ्रॉम जनरल टू द पार्टिकुलर। ओके, आप जनरल से आएंगे, पार्टिकुलर आखिरकार में आप लोग स्पेसिफिक पॉइंट पर आप लोग रिसर्च करेंगे। और ये अलग अलग पेजेस पर आप लोग एब्स्ट्रैक्ट भी लिखेंगे, इंट्रोडक्शन भी लिखेंगे, इंट्रोडक्शन में आप लोग अलग पेज पर रिसर्च क्वेश्चंस भी लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च भी लिखेंगे, इसके साथ साथ डिलिमिटेशन ऑफ द स्टडी भी आप लोग अलग पेज पर लिखेंगे। अच्छा, मेथड एंड मटेरियल, descriptions of the methods used in doing the research should be so detailed and precise that stages in the research process could be followed and produced by the reader. The methods are to be reasonable for and appropriate to that which is being studied. अच्छा, ये कहते हैं कि डिस्क्रिप्शंस में आप लोग मेथड बयान करते हैं जिस पे आप लोग रिसर्च करते हैं या जो आप लोग रिसर्च में अप्लाई करेंगे, ये डिटेल भी होगी और ये प्रिसाइज भी होगी। दैट स्टेजेस इन द रिसर्च प्रोसेस कुड बी फॉलोड एंड प्रोड्यूस्ड बाय द रीडर, जो कि रीडर जो होते हैं उसको फॉलो भी करे, उसको अंडरस्टैंड भी करे, और आप उसको प्रॉपर तरीके से प्रिसाइज और डिटेल तरीके से, मतलब उसमें आप लोग कोई भी यूजलेस मालूमात या इंफॉर्मेशन या चीज़ें आप लोग नहीं लिखेंगे जो वहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है, बल्कि आप लोग उसके लिए एक रिलेवेंट मेथडोलॉजी जो एक रिसर्च टूल है, इसके साथ साथ एक प्रॉपर थ्योरी फ्रेमवर्क आप लोग अडॉप्ट करेंगे या ले लेंगे, उस पे किसी प्रॉपर थ्योरी पर आप लोग या किसी प्रॉपर फार्मूला पर आप उसको कंडक्ट करेंगे अपने मेथडोलॉजी में। दिस इज कॉल्ड रिसर्च मेथडोलॉजी और मटेरियल। अच्छा, और ये अप्रोप्रिएट होगा आपके टाइटल के लिए, आपकी रिसर्च के लिए। इस तरह नहीं होगा कि आपका टाइटल या टॉपिक कुछ और है और आपने कंट्रास्टेड कोई और थ्योरी या कोई और मतलब रिसर्च टूल या मटेरियल आपने पकड़ा और उस पर आप लोग रिसर्च करते हैं, बल्कि आपका हर चीज़ अप्रोप्रिएट, रिलेवेंट, रीज़नेबल और मतलब अप टू द मार्क प्रोसीजरली आपके रिसर्च के मुताबिक होगा। अच्छा, रिजल्ट्स, here the results of the research are presented. Important data are either given textual form or by using tables and figures. Even unexpected or negative results are presented.
रिजल्ट्स में ये वो चीज़ होती है कि जहाँ पर आप लोगों ने डेटा इकट्ठा किया हुआ होता है, तो उसके फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग उसको प्रेजेंट करते हैं या तो टेबल फॉर्म में या टेक्सचुअल फॉर्म में या फिगर्स में। और यहाँ पर ऐसा भी होता है कि रिजल्ट्स में आप लोगों के साथ जो आते हैं वो अनएक्सपेक्टेडली नेगेटिव रिजल्ट्स वो भी प्रेजेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि रिसर्च में आप लोग रियल चीज़ों को वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। डिस्कशन, द डिस्कशन इज़ एन असेसमेंट ऑफ द रिजल्ट्स, methodological considerations as well as the way in which the results compared to earlier research in the field are discussed। अच्छा, डिस्कशन में आप अपने रिजल्ट्स पर डिस्कशन करते हैं, उसकी असेसमेंट आप लोग करते हैं, और इसमें मेथोडोलॉजिकल कंसिडरेशंस होती हैं, मतलब आपने जो मेथोडोलॉजी अप्लाई किया हुआ होता है उस मेथड पर आप लोग उसको एनालाइज करते हैं, उसको डिस्कस करते हैं, और उन सारे तरीक़ों पर विच द रिजल्ट्स कंपेयर टू अर्लियर रिसर्च इन द फील्ड आर डिस्कस्ड, और जो पहले जिस तरीके से मतलब इस पर रिसर्च में रिजल्ट डिस्कस हुए होते हैं उसी की लाइट में आप अपने रिसर्च थ्योरी पर और अपने मेथोडोलॉजी पर इसको रखते हुए आप इसको डिस्कस करते हैं और उसके फाइंडिंग्स पर आप लोग निकालते हैं। रेफरेंसेस, ऑल डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन द आर्टिकल शुड बी इंक्लूडेड in the bibliography so that the reader is able to refer to the original sources। अच्छा, एट द एंड लास्ट वाला जो चैप्टर होता है, 5 चैप्टर्स होते हैं, आखिर में होती है रेफरेंसेस या बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में वो सारा चीज़ें आप लोग वहाँ पर मेंशन करते हैं, सारे राइटर्स, सारे रिसोर्सेज, सारे बुक्स, आथर्स वगैरह जितने भी हैं, जो जो सोर्सेज या जो जो ओरिजिनल सोर्सेज या रीडर्स या बुक्स वगैरह आप लोगों ने टच किए थे या रीड किए थे या उसको आप लोगों ने एक्सप्लोर किया था अपने रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए, तो वो प्रॉपर आप लोग वहाँ पर चाहे एपीए स्टाइल हो, चाहे एमएलए हो, चाहे शिकागो हो या चाहे कोई और हो, जो भी इदारे का या जर्नल का या पेपर का रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप लोग वहाँ पर प्रॉपर स्टाइल में ऑर्डर में 1 बाय 1 लिखेंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वो फिर मैं आप लोगों को वो भी एपीए स्टाइल जो मैं आप लोगों को टीच करूँगा उसका मैं आप लोगों के साथ एक पिक्चर भी शेयर करूँगा और बाकी डेटा भी मैं शेयर करूंगा कि आप लोगों ने एपीए स्टाइल को किस तरह मतलब उस पर फॉलो करना है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट, ये एब्स्ट्रैक्ट पे मैं इस तरह करता हूँ कि अलग एक वीडियो बनाता हूँ। ओके, थैंक यू।